पाकिस्तान एक जानिब शदीद मुआशी दबाव, बढ़ते कर्जों और महदूद माली गुंजाइश का शिकार है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के लिए अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल से किफ़ायत शारी मुहिम चला रही है, कहाँ ये अंदाज़ा नहीं। गैर ज़रूरी अखराजात कम करने के दावे भी कर रही है। कई कमेटियाँ बनाई गई, रिपोर्ट्स तैयार हुई, सरकारी इदारों के हजम में कमी की सिफारिशात भी सामने आई, मगर अमली नताइज इस तमाम के बरक्स हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी अखराजात करीबन 16% इजाफे के साथ 1033 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं, जो माली साल 2024-25 में 892 अरब थे। सेनेट की ज़ैली कमेटी के मुताबिक 18वीं तरमीम के बावजूद वफाक के मुतादिद ऐसे शोबे और इदारे अपने पास रखे हुए हैं जो आइनी तौर पर सूबों या मुश्तरका मफादात काउंसिल के दायरे में होने चाहिए, और इसी वजह से कौमी ख़जाने पर सालाना 5 से 6 हज़ार अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ रहा है। कमेटी ने एक बार फिर करीबन 2 दर्जन वजारतें और महकमे ख़त्म करने, जबकि 1 दर्जन इदारों को मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले करने की हिदायत दे दी है। सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, आबी वसाइल, हाउसिंग, खुराक, सकाफत, रेलवे, पेट्रोलियम और प्लानिंग समेत कई वजारतों की वफाकी सतह पर मौजूदगी अब सवाल बन चुकी है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 28 माह में वफाकी हुकूमत के कर्ज में करीबन 19,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। एक तरफ हुकूमत माली खसारा पूरा करने के लिए कभी IMF की शराइत मानने, कभी मजीद कर्ज लेने और कभी सूबों से तरक्याती वसाइल और सरप्लस मांगने पर मजबूर है, तो दूसरी जानिब सालाना हज़ारों अरब रुपए गैर ज़रूरी वफाकी ढांचे में ज़ाया हो रहे हैं। तो फिर किफ़ायत शुमारी मुहिम आखिर कहाँ है, किसके लिए है? साल की कमेटियों, सिफारिशात और ऐलानात के बावजूद अगर अखराजात बढ़ रहे हैं तो मसला वसाइल की कमी का तो नहीं है, या फिर हुकूमत की रिफॉर्म्स पर अमल दरामद की सलाहियत है, या सियासी अज़्म का फुक़दान। क्या मजीद कर्ज लेने से पहले अपने ही निज़ाम के वो अखराजात ख़त्म नहीं करने चाहिए जिन्हें खुद पार्लिमानी कमेटी बार बार गैर ज़रूरी करार दे रही है? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। 18वीं तरमीम के 1.5 दहाई बाद भी इख्तियारात और इदारे वफाक के पास सालाना 6,000 अरब का इजाफी बोझ। क्या मुआशी बहरान दरअसल वसाइल की कमी नहीं बल्कि रियासत के गैर ज़रूरी अखराजात और इस्लाहात से फरार का बहरान है? रज़ा रूमी साहब, एक चीज़ को बार बार रियलाइज़ किया जा रहा हो, मईशत आपकी इजाज़त ना देती हो, आप टैक्स के पैसे को उन जगहों पर खर्च करें, इसराफ करें जो आप समझ रहे हैं, जिसका कमेटियां कह रही हैं, नताइज कह रहे हैं, रिपोर्टें कह रही हैं, आप अमल दरामद नहीं कर पाते। क्या सलाहियत नहीं रखती हमारी हुकूमतें? आशा सलाहियत तो क्यों नहीं रखती, बिल्कुल रखती हैं, और जब वो कुछ करना होता है जहाँ पे उनकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये जो 18वीं तरमीम के बाद एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जिसमें बहुत से लोगों का ये कहना था कि वफाक जो है वो उसकी महकमे भी कम हो जाएंगे, उसका स्टाफ भी कम हो जाएगा और सूबों की तरफ ये इख्तियारात मुंतकिल होंगे और फिर बाद में लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ और भी इख्तियारात, वसाइल और स्टाफ जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। ये सारे का सारा मंसूबा धरा रह गया है, क्योंकि आपने देखा कि तमाम पिछली जो हुकूमतें आई हैं 2010 के बाद, उन्होंने इस पे कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। उल्टा रीसेंट्रलाइज करके जितनी मिनिस्ट्रीज और सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हुए थे वापस उनको यहाँ पे मरकजी सतह पर खड़ा कर दिया, और भर्तियां जो है वो भी बदस्तूर होती रहीं। और सूबों ने भी यही किया कि बजाय इसके कि वसाइल वो नीचे लोकल गवर्नमेंट्स पे को ट्रांसफर करें और उनको बनाएं, वो उन्होंने अपने पास इर्तकाज कर दिया। ये जो मरकजियत का रुझान है ये पाकिस्तान की घट्टी में और हिंदुस्तान की घट्टी में पड़ा हुआ है, और यही सबसे बड़ी सियासी स्ट्रगल्स भी यहाँ पर पिछली कई दहाइयों से रही हैं कि किस तरह से मरकजियत को चैलेंज किया जाए। तो ये तो उसका खैर सियासी पहलू है, मगर जहां तक ये बात आप कह रही हैं कि वो क्यों नहीं करते, क्या वो कैपेबल नहीं है, देखिए जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे बड़ी रुकावट है इस मामले में। अगर आप डिविजन्स कम कर देंगे, अगर आप पोस्ट कम कर देंगे, तो बहुत सारे अफसरान जो है उनकी जगह कहाँ बनेगी, इनको दोबारा सूबों में जाना पड़ेगा, और उनके जो मुख्तलिफ पर्क्स हैं और जो कि मुख्तलिफ वजारतों के साथ वाबस्ता होते हैं हर खाते के ऊपर, उनमें भी कमी लानी होगी। तो वो एडवाइस इस तरह से करते हैं सियासी हुकूमतों को। पर सियासी हुकूमतों का अपना जहन भी तो होगा ना रजा रूमी साहब। फेडरल ब्यूरोक्रेसी यानी कि अवाम के टैक्स का पैसा चंद 100 लोगों के कहने के हिसाब से इस्तेमाल होगा, तो फिर सियासतदान किस काम कर, उनकी समझ कहाँ?
जी आयशा, तो यही तो अफसोस की बात है। आपको पता है अंग्रेजों ने बरे सगीर के ऊपर मुट्ठी भर अंग्रेज अफसरों के साथ हुकूमत की। इस पे ठीक है। किताबें लिखी गई हैं कि चंद सौ अंग्रेज जो थे वो चला रहे थे पूरे का पूरा इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट। तो ठीक। आज भी क्या बदला है? वही बात है कि जो सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, वो सियासतदानों को चलाती है, सियासतदान उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं जी। और जो उनकी कहा होता है वो मानते हैं। ठीक। और इसमें एक फाइनल नुक्ता मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो बहुत सारे डोनर्स हैं, हाँ। ये जो पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, इनकी भी मसाइल है। ये भी चाहते हैं कि फेडरल लेवल के ऊपर वो डील करें। अगर ठीक क्लाइमेट हो। चेंज है या कोई और शोबा है, वो उनको जो बिल्कुल दुरुस्त सूबों हो के गया, पास लेकिन चार डोनर्स चार की भी तो सूबों को मजबूरी है ना कि बांटना। जो प्रॉमिस किए जाते हैं और जिस तरीके से दिया जाता है हम ना उसको अकाउंटेबल करते हैं और ना उनको फेयर सूरत हाल देते हैं। शहजाद चौधरी साहब, सेनेट कमेटी ने यह भी कहा, जो कि और भी बहुत सी जगहों से आवाजें आजकल सिस्टम पर आ रही हैं कि सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि ये इंतजामी मसाइल हल ही नहीं करते हैं तो मजीद कितना वक्त चाहिए इस हुकूमत और निज़ाम को रीसेट होने की, समझ की तरफ बढ़ने के लिए? देखिए, रीसेट क्यों नहीं होने देते? कौन रीसेट नहीं करता? मैं और आप नहीं करते या कोई और यहाँ पे हुकूमत के बाहर बैठा हुआ है जो उनको करने नहीं दे रहा? जो हुकूमत है इसी ने रीसेट करना है इस चीज को। रीसेट का मतलब क्या है? रीसेट की डेफिनेशन क्या है? ये हमें बताते क्यों नहीं है कि उनका रीसेट से क्या मतलब है? ये खुद क्यों नहीं एम्पलीफाई करते कि रीसेट का मतलब क्या है? देखिए, 35 करोड़ का मुल्क है अमेरिका। 35 करोड़, हम 25 करोड़ हैं। 10 करोड़ ज्यादा लोग वहां बसते हैं। 11 गुना बड़ा एरिया है उसका, पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा मुल्क। 15 वजीर हैं उनके, कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं। ये तो समझ आने। आप वो कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये है वो है, कहानियां सुनाने को सब सुना सकते हैं। लेकिन जहां पर आपको ये पोजीशनें चाहिए, आपको ये तमाम जगह चाहिए, इसलिए आप सूबों को देके वापस ले रहे हैं ताकि अपने क्रोनीज को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वहां बिठाना है। ये जगह अगर चली जाएंगी, सूबे ले जाएंगे, तो फिर वहां पे फिर सूबे में भी इस वक्त चल रहा है निजाम इसी तरीके से, और वफाक में भी चल रहा है। तो क्रोनिज्म की सबसे बड़ी मिसाल ये देखिए, हुकूमत क्या है? हुकूमत एक हलवाई की दुकान है। इसमें हर आने वाला अपने नाना जी की फातिहा खुले आम आराम से यहाँ पे पढ़ के जाता है। ये है हकीकत हमारे मुल्क की। वी नीड टू फेस अप टू द रियलिटीज। यार, हम कब तक ये इसके ऊपर पर्दे डालते रहेंगे? झूठ काफी हो गया यार। हमने बड़े बड़े अब तज्जिए कर लिया यहाँ बैठ के। सीधी सी बात है, ना सूबे अपना काम करते हैं, ना वफाक भी छोड़ता है, और सूबे इसलिए नहीं करते कि सूबों को हैंड आउट है, इतने पैसे मिलेंगे तो हम काम कर लेंगे। मुझे बताइए, इंडिया की कोई रियासत हो, अमेरिका की कोई रियासत हो, वो क्या फेडरल गवर्नमेंट के हैंड आउट पे बैठी हुई है? कभी सुना है आपने कि कराला जो है वो कितने उसको हैंड आउट मिलेगा तो उसके बाद वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट अपना काम कर पाएगी, या फॉर दैट मैटर एनी अदर स्टेट? यानी ये सिर्फ पाकिस्तान का ही कमाल है कि वो उस मिठाई बटती जा रही है और रेवड़ियां बट रही हैं, और सब उधर जहां जा सकता है वहां तक जा रहा है उसका असर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये फेलियर है, आउटराइट फेलियर है इनकी नीयतों का, इनके करतूतों का, इनके मकसद का। और ये नहीं पाकिस्तान को रन कर पाए उस तरह से जिस तरीके से करना चाहिए था और जिस नीयत के साथ करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान के लोगों का भला हो पाता। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैगम साहब, ये जो आवाम को बेल्ट टाइटनिंग का कहा जा रहा है, बल्कि एक आदत ही डाल दी गई है कि हर सूरत में रियासत और हुकूमत के हाथ आवाम की पॉकेट्स में रहने। ये रियासत खुद अपने अखराजात का क्यों नहीं हिसाब देती, खुद अकाउंटेबल क्यों नहीं होती? आयशा, अवाम अपनी कितनी बेल्ट टाइटनिंग करे, वो दिल्ली के किसी शायर ने कहा था ना कि मेरे तो सनम की कमर ही नहीं है, खुदा जाने नाला कहाँ बांधता है। तो अवाम की कमर ही नहीं बची, वो बेल्ट टाइटनिंग किधर करें? देखिए, इस्लामाबाद की जो बहादुर शाह ज़फ़र की सल्तनत है 18वीं तरमीम के बाद, वो है चुंगी नंबर 26 से 12 कहू और फैज़ाबाद से दामन कोह तक। 1 घंटे में आप गाड़ी पे चक्कर लगा सकते हैं इस सल्तनत का। और इस सल्तनत को, खाली इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, इसको चलाने के लिए कितने डिपार्टमेंट हैं आप गिन नहीं सकते। कितने सेक्रेटरी हैं, कितने वज़ीर हैं, कितने बाबूज़ हैं, आईजी है तो फिर कितने डीआईजीज़ और कितने एसपी हैं, आप गिन नहीं सकते इसी सल्तनत को चलाने के लिए। और हालत पता है क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर वज़ीर आज़म हाउस के चुबारे पे चढ़कर देखें तो उनको वज़ीर आज़म के हाउस की दीवार के साथ बरी इमाम की कच्ची आबादियाँ, उबलते हुए गटर और गंदे नाले नज़र आएंगे। वज़ीर आज़म साहब ये काम करके देख लें। ये है इफ़ेक्टिवनेस गवर्नमेंट की। खर्च का आप हिसाब नहीं लगा सकते। ये तो इस्लामाबाद की बात है।
और मुट्ठी में रखना है सब कुछ, छोड़ना कुछ नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वो जो डबल महकमे थे, जिसको कहते थे कनकरेंट लिस्ट, कि एक ही महकमा विफाक के पास भी था, एक ही महकमा सूबे के पास भी था, तो वो विफाक में ख़त्म हो गए, सूबे में चले गए। ठीक हो, लेकिन विफाक ने कहा नहीं, सूबे को काम चला गया, महकमे हमने नहीं छोड़ने, पैसे नहीं छोड़ने। बाबुओं की नौकरी का क्या बनेगा? सबसे अहम बात तो सैलरीड स्टेट है, तनख्वाह लेने वालों की रियासत है। सही। तो यहाँ तो बाबुओं के लिए सेक्रेटरी के लिए महकमा होता है, महकमे के लिए सेक्रेटरी नहीं होती। फिर जो महकमे का बजट है, जिसमें से माल भी बनना है, जिससे नौकरियां भी देनी है, जिस पे जो है सियासतदान साहब ने भी अपनी बत्ती लगा के घूमना है, उसका क्या बनेगा? तो ना तो मुअस्सर अदारों पर तवज्जो है, इफेक्टिव डिपार्टमेंट्स पर, ना मुअस्सर हुकूमत पर, ना मुअस्सर रियासत पर, और रुल रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। सही। आमिर साहब, ना पैसे छोड़ने हैं, ना महकमे छोड़ने हैं, गाड़ियों पे झंडे और बत्ती भी चाहिए, डिलीवर हम कुछ भी ना कर सकें, $1 अरब के लिए IMF की शराइत पर अवाम को टांग देते हैं। ये किस किस्म की कफायशवारी मुहिम है 4 साल से? कोई वफाकी हुकूमत के अखराजात पर कोई पूछ सकता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, छोटा सा, ये आप ही के फिगर से, कि ये कितनी हमने ज़बरदस्त कफ़ायत शारी की है। अच्छा, 16 साल हो गए ना 18वीं तरमीम को, और आपने कहा है कि 5 से 6 हज़ार अरब रुपया जो है हर साल सिर्फ इस मामले में ज़ाया हो रहा है कि जो इख्तियारात सूबों को दे गए हैं उनकी वजारतें अभी तक वफाक के अंदर कायम हैं। इसका मतलब है कि हम इन 16 सालों के अंदर 80 से 90 हज़ार अरब रुपए के नुकसान की बात कर रहे हैं। अब ये मामला जो है, मेरा ख्याल है ये तंज से बहुत आगे चला गया है कि हम सिर्फ तंज करके हुकूमत के ऊपर जो है वो खामोश हो जाएं। ये अब पाकिस्तान के लिए एक तरह का सर्वाइवल क्राइसिस बन गया है, लेकिन हालात हमारे अभी तक ऐसे हैं। मैं एक दफ़ा अपने एक इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था जो हुकूमत की मुशावरत कर रहे थे डाउन साइजिंग के मामले पे, तो उन्होंने कहा कि हमें एक छोटी सी तजवीज़ हमने उनको दी, उन्होंने कमेटी बनाई हुई थी, उन्होंने कहा हमने छोटी सी तजवीज़ उनको दी कि ये जो वजारतें चली गई हैं सूबों की, उनके बहुत सारे झेली महकमे जो हैं वो ऐसे हैं जो कि किराए की बिल्डिंग्स में उनके दफातर हैं, तो कम अज़ कम उनके लोगों को काम तो है नहीं, तो कम अज़ कम हुकूमत उनको यही कहते हैं कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम कर लें ताकि हमारा किराया और वो जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है दफ्तरों का वही बच जाए। तो आगे से जवाब उनको ये मिला कि इस झंझट में कौन पड़ेगी। तो ये जो नुकसान कर रहे हैं इस मुल्क का, उसको ये झंझट समझ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है आयशा कि सारे के सारे इसमें शामिल हैं। मैं बहुत जहां क्रेडिट देता हूं पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम का, वहां मुझे बहुत बड़ी शिकायत भी उनसे है कि उन्होंने ये तरमीम कर ली थी तो डीरेगुलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी वो करके जाते नहीं, लेकिन ना उन्होंने की, ना उनके बाद आने वाली जमातों ने की। और अब ये जो मुक्तदरा से हमें आई है तजवीज़ नए सूबों की भी, वहां से हमें ये तजवीज़ नहीं मिल रही कि भाई पहले तो ये 6,000 अरब रुपए बचाओ ना पाकिस्तान के, उसके बाद लोकल बॉडीज कराओ, फिर प्रोविंसेस की बात करेंगे। तो नहीं, इस तरफ कोई नहीं देखता जी। तो बस गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची कि आइए मिलकर अफसोस करते हैं कि गुज़श्ता 16 साल में 80 से 90 हज़ार अरब रुपया हमने ज़ाया किया, और नतीजे में अवाम मजीद गरीब, महंगाई कई सौ गुना बढ़ी, नौकरियां नापैद, और जो रिसोर्सेज बास्केट थी वो भी श्रिंक हो गई। आइए बैठ के सोचें कि हम क्या अकल समझ का इस्तेमाल करते हैं।